हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर है क्लास 9 में पॉलिटिकल साइंस में, उसके टॉपिक गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे। गाइडिंग का मतलब आप जानते ही हैं कि जो हमें रास्ता दिखाए, कैसे बढ़ना है बताए, मतलब हमें सक्सेस, प्रोग्रेस और जो हम करना चाहते हैं उसमें हमें सजेशन, एडवाइस, सॉल्यूशंस एट्सेट्रा हमको प्रोवाइड करे, तो वो हमारा गाइड ही हो जाएगा। आप भी तो अपने स्कूल में जो आपका सिलेबस है, बुक्स हैं, तो उनके लिए गाइड खरीदते होंगे ना, रेफरेंस बुक। स्कूल में आपको टीचर्स गाइड हैं, घर में पेरेंट्स गाइड हैं। आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी लोगों को गाइड करेंगे। और वैल्यूज़ का मतलब भाई, अगर हम सीधा सीधा अर्थ निकालें तो कीमत, मूल्य, एक चीज़ कितनी कीमती है। अब ज़रा बताइए, आप गोल्ड और लोहे को कंपेयर करेंगे तो कौन वैल्यूएबल है? और डायमंड को अगर आप ले लीजिए तो गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंस भी, क्वालिटी भी हो, वो चीज़ वैल्यूएबल है, उसमें वैल्यू है। थोड़ा हट के आते हैं तो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, ये जो सारी क्वालिटीज़ है ना, ये वैल्यूज़ ही तो हैं। अब आप खुद पता लगाइए कि आप कितने वैल्यूबल इंसान हैं, आपकी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। और तभी तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं। द पीपल हु सेक्रीफाइस फॉर दस एंड द पीपल हु एक्सप्लॉइट अदर पीपल फॉर देयर सेल्फ। अब कुछ ना समझ में आए तो बस इतना समझ लीजिए कि हमें जीवन में आगे बढ़ने में जो अच्छी बातें हमारी मदद करती हैं वो वैल्यूज़ हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं, कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बहुत ही वैल्यूबल फीचर्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, और जो हमारे देश के लोगों को, सिटीजन्स को गाइड करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने देश के प्रति समर्पित होकर रहना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो कौन सी सैलेंट फीचर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। और निश्चित है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स रहे होंगे, उनके विचार और भी महापुरुषों के विचार कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इंस्पिरेशन का काम उन्होंने किया होगा। तो वहाँ पर वो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में गाइड कर रहे थे। तो दोनों तरीके से हमें इस टाइटल को पढ़ना है कि वो वैल्यूज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई, उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, और ये गाइडिंग वैल्यूज़ हमें भी गाइड करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कुछ सामग्री, जो कुछ कंटेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके कुछ प्रोविजंस को सीधा सीधा जैसा जैसा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसा ही हम पढ़ेंगे जब हम बुक में आगे बढ़ेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम टच करेंगे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी, ओवरऑल फिलॉसफी। ओवरऑल फिलॉसफी का मतलब कुल मिलाकर फिलॉसफी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारा अगला टॉपिक भी होगा। तो हम यहाँ पर फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि अगर आप छोटे हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारा नज़रिया, हमारा सोच, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, दर्शन शास्त्र, यानी हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, मतलब वॉट। अब हमारी आँखें हैं तो हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन हमारी सोच, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, खोज पाते हैं, जो हमें ज्ञान हासिल होता है, उन सब से मिलाकर हमारे अंदर की सोच बनती है, हमारा मन बनता है, हमारा माइंड गाइड होता है। तो हमारे सोच, हमारा नज़रिया, आवर परसेप्शन ही एक प्रकार से हमारी फ़िलॉसफी होती है। और उसी फ़िलॉसफी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मान लीजिए, अभी देखिए, जैसे हमारी इंडियन कल्चर है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, मतलब परिवार, अब पूरा विश्व एक परिवार है, एक एलिमेंट है हमारी फ़िलॉसफी का। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की हम बात करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, बेनिफिट हो। ये भी फ़िलॉसफिकल एलिमेंट है जो हमारी इंडियन कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, हमें प्राउड फील कराता है कि हाँ, हमारी कल्चर ऐसी रही है। तो फिलॉसफी एक प्रकार से अ सेट ऑफ बिलीव्स आप कह सकते हैं अबाउट लाइफ, एंड दीज आर द थॉट्स विच आर बेस्ड ऑन आवर रिसर्च एंड नॉलेज। और यही फिलॉसफी हमारी, जो हमारी सोच समझ होती है, वो हमें लाइफ को हमारे गाइड करती है। आवर एक्शंस, बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड हमारी इसी फिलॉसफी पर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो फिलॉसफी के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स भी हैं, मतलब उनको सपोर्ट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। अब आप कहेंगे सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना, तो है ना भाई। देखिए, अब हम इसको कंपेयर करें, मतलब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो पता चल जाएगा। अब देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर बनाता है, मतलब हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो कोई ना कोई तो फिलॉसफी है ना इसके पीछे कि लेट फेथ एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ बी द पर्सनल फ्रीडम ऑफ पीपल। वहीं पाकिस्तान में देखिए तो दे हैव द ऑफिशियल रिलीजन,
इस्लाम इज देयर ऑफिशियल रिलीजन, दे डिड नॉट गिव सच फ्रीडम। अब चाइना को उठा के देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को उठा के देख लीजिए, म्यांमार में क्या हालत है बुरी तरह देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फिलॉसफी है वो डेमोक्रेसी पर आधारित है, इक्वलिटी पे आधारित है। तो एक प्रकार से थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड हेयर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या खास बातें हैं वही उसकी फिलॉसफी है। और निश्चित है कि जिन्होंने इसको बनाया होगा उनके विचारों का जरूर प्रभाव पड़ा होगा, उनके विचारों से ये गाइड हुई होंगी फिलॉसफीज़ और कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट गाइड हुआ होगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन डू दिस इन टू वेज, हम दो प्रकार से इनको समझ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वो है कैसा है वो, तो आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो उसकी सोच कैसी आप ये बता सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं भैया उसने क्या क्या किया अभी तक। हम दोनों तरीके से पता लगा सकते हैं वो लड़का, वो लड़की, वो आदमी, वो औरत किस तरह का है। इन द सेम वे वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स। या तो हम मेजर लीडर्स के व्यूज़ को पढ़ लें, जो उनके विचार हैं। निश्चित है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय वो लोग थे, तो अब जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही तो हम दूसरों को भी वही इम्पार्ट करेंगे, वही चीज़ देंगे, उसी पे आधारित सारा काम करेंगे। उससे ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे। कोई मैथ का टीचर है, इंग्लिश का नहीं है, तो इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा। कोई संस्कृत ही बोलना जानता है, उसे नहीं आती तमिल वगैरह, तो कैसे वो तमिल में बताएगा। तो एज आवर थॉट्स सो आवर बिहेवियर, सो इज़ आवर नॉलेज एंड आवर इंटरेक्शन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेजर लीडर्स के विचार पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। लेकिन हमें यह भी पढ़ना चाहिए कि हमारा संविधान खुद क्या कहता है अपनी फ़िलॉसफी के बारे में। मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने के बाद अपना एक रवैया, अपना ओपिनियन दें, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी अपने बारे में कुछ कहता है। वैसे आपने किताब खोली होगी जो ब्रांडेड कंपनीज़ की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की बुक आप खोलिए तो आपके जो चैप्टर्स वो बाद में शुरू होते हैं, बल्कि पहले ही काफ़ी कुछ लिखा होता है। एक प्रीफेस होता है, इंट्रोडक्शन होता है। किसी व्यक्ति का आप इंट्रोडक्शन कराते हो तो थोड़े में उसके बारे में बता देते हो कि आप साहब ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, क्वालिटीज़ वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी क्वालिटी के बारे में खुद क्या कहता है, अपनी फ़िलॉसफी के बारे में खुद क्या कहता है, कैसा नज़रिया, कैसा परसेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने बारे में देता है। दिस इज़ वॉट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को प्रियम्बल के जरिए कहता है। प्रियम्बल का मतलब वही प्रस्तावना जो बुक के शुरू में जो एक इंट्रोडक्टरी नोट होता है कि ये बुक है कैसी, वही है हमारा प्रियम्बल। दैट इज़ प्रियम्बल स्टेट्स द फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस इज़ वॉट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो प्रियम्बल के लिए हम एक अलग ट्यूटोरियल पूरा बनाएंगे। लेट अस टर्न टू दीज वन बाई वन। चलिए अब हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं। एक तो हम मेजर लीडर्स के विचार पढ़ेंगे, मतलब लोगों का क्या कहना है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में क्या लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताई गई है। फिलॉसफी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में है, क्या उसके अंदर है, कैसे वो गाइड करता है सरकार को लॉज बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, यानी एक तरफ तो हो गए हमारे सपने, एक तरफ हो गए हमारे वादे। तो ड्रीम एंड प्रॉमिस का मतलब समझिए कि हो गया भाई। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स। तो ये जो स्केच यहाँ दिए गए हैं ना, तो इसमें आपको एक स्केच मिस हो रहा होगा, यहाँ लिखा गया, हम देख लेते हैं। वो है यहाँ पे महात्मा गांधी का, इनको हम हरा कर देते हैं, महात्मा गांधी का स्केच भी गायब है। ही वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ पे जो स्केच दिया गया उन लोगों को दिया गया है जो कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। तो ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मेंबर नहीं थे, नॉट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। लेकिन जरा आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व था उनका, कितनी। अब देखिए अभी हमने वैल्यू की बात की थी ना, तो गांधी जी की विचारधारा को, गांधी जी के जीवन चरित्र को लेकर हम गांधीयन वैल्यूज़ की बात करते हैं, गांधी के मूल्यों की बात करते हैं। अब जैसे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, these were the values that were the part of the philosophy of Mahatma Gandhi of the Constituent Assembly, yet there were many members, लेकिन फिर भी नए कितने मेंबर्स थे who followed his vision, जिन्होंने उनके विजन को फॉलो किया। विजन का मतलब दृष्टि, साइट, नज़रिया, वो कैसे देखते हैं लोगों को, दुनिया को, अपने देश को, क्या उनके विचार है, वही हमारा विजन होता है। अब आप स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में हैं इस वक्त, ये ट्यूटोरियल अगर देख रहे हैं अपने स्टडी के लिए, अपनी बुक की स्टडी के लिए, तो आगे आपका फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो विजन होगा ना। आप कैसे देखते हैं कि 2 साल बाद आप कहाँ होंगे, 4 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं। तो जहाँ होना चाहते हैं वो विजुलाइज करते हैं, वही विज़न है। और जो लीडर्स होते हैं वो विजनरी होते हैं। अगर उनका कुछ अपना विज़न नहीं है तो वो व्यक्ति फिर बेकार है। तो गांधी जी की सोच से यानी कितने नेता प्रभावित थे ईयर्स एगो, और बहुत समय पहले से ही, आज़ादी मिलने के पहले से ही।
राइटिंग इन हिज मैगजीन ईयर्स एगो, यानी कई साल पहले, राइटिंग इन हिज मैगजीन, अपने मैगजीन में 1931 में, और उनकी मैगजीन थी यंग इंडिया। तो यंग इंडिया भाई 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। महात्मा गांधी की मैगजीन थी, उसमें लिखा करते थे, 1931 में उन्होंने लिखा था। और ये वही समय था, कौन सा समय था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मूवमेंट का समय था। ही हैड स्पेल्ड आउट वॉट ही वॉन्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। तो उन्होंने लिखा था कि वो किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, मतलब अपना ड्रीम कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बताया था। आई शैल स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, में एक ऐसा संविधान चाहूँगा विच विल रिलीज, रिलीज का मतलब मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, इंडिया फ्रॉम द थ्रालडम, ऑल थ्रालडम, थ्रालडम का मतलब होता है गुलामी, यानी हम किसी के दास हों, सारी दासता से मुक्त करने वाला हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। एंड पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट। तो अभी हम लोग क्या है कि किसी के गुलाम थे, तो कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट से चल रहे थे, तो हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए, तो हमें वो सपोर्ट भी हटाना पड़ेगा, कुछ संरक्षण हमें हटाना पड़ेगा। खासकर फाइनेंशियल असिस्टेंस को पैट्रोनेज कहा जाता है। हालांकि पैट्रोनेज मेंटल भी हो सकता है, मेंटल सपोर्ट आप किसी को कह रहे हो, मतलब किसी प्रकार का संरक्षण। एक प्रकार से आप देखा जाए तो अभी आप अपने जो पेरेंट्स उनके पैट्रोनेज पर हैं, उनके कंट्रोल में। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया, मैं एक ऐसे भारत के बारे में काम करना चाहूँगा, वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट सेल फील, जहाँ पे गरीब से गरीब व्यक्ति फील करेगा, महसूस करेगा दैट इट इज़ देयर कंट्री। मैं आपको इसका हिंदी भी दिखा दूंगा, मतलब स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा, जो कि मैंने इसके हिंदी वर्जन से लिया है। देयर कंट्री इन हुज मेकिंग, कि गरीब से गरीब भी महसूस करे कि वो देश जिसके बनाने में दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस, उनकी भी सुनी गई या सुनी जाती है, यानी उनको भी सम्मान दिया जाता है। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास, ऐसा भारत जहाँ पे कोई भी उच्च वर्ग नहीं होगा, लो क्लास कोई निम्न वर्ग नहीं होगा, मतलब वो समानता की बात करते थे। एंड इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, मैं एक ऐसा संविधान चाहूँगा जो एक ऐसे भारत का निर्माण करे। देखिए, ऐसा संविधान चाहूँगा जो ऐसे भारत का निर्माण करे। अब आप देखिए संविधान कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान में जो कुछ लिखा गया है उसकी वैल्यूज़, उससे इंस्पायर होकर देश आगे बढ़ता है, देश में उस तरह के लॉज बनते हैं, पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसी प्रकार से पॉलिटिकल स्क्रिप्चर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। सो एन इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट मतलब एकदम ठीक ठाक, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। हार्मनी का मतलब होता है एकदम एक रस में, एक लय में, एक सुर में, कहीं कोई बिखराव नहीं, कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। तो जहाँ पर सब लोग शांति से मिलजुल कर, घुल मिलकर, समरसता के साथ जहाँ पर रह सकें, मुझे एक ऐसा इंडिया बनाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। देयर कैन बी नो रूम, रूम का मतलब गुंजाइश, देयर कैन बी नो रूम इन विच सच एन आइडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए जहाँ पे अभिशाप, कर्स का मतलब अभिशाप, अनटचेबिलिटी जिसे हम छुआछूत कहते हैं, मतलब व्यक्ति से दूर रखता है अपने आप को, उसको छूने से डरता है। ये छुआछूत जो है हमारे यहाँ कास्टिज्म की देन है, हालांकि अब कास्टिज्म धीरे धीरे टूट भी रहा है, दैट इज़ गुड। और कहीं ना कहीं इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी योगदान है। कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का मतलब होता है कि वो ड्रिंक्स जो आदमी को नशे में ले आए, जैसे शराब वगैरह, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह। तो जहाँ पर छुआछूत ना हो, जहाँ पर शराब के नशे में रहने की कोई व्यवस्था ना हो, एंड ड्रग्स, कोई ड्रग्स ना हो। विमेन विल, अब देखिए जो है हमारे यहाँ कुछ राज्य जैसे पंजाब वगैरह ड्रग्स से पीड़ित है, वहाँ पे नौजवान तो समझ लीजिए ख़त्म ही हो जाता है इन ड्रग्स के चक्कर में। इसलिए मैं स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि कभी भी आप इनके चक्कर में, खासकर जो बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, उनको बहुत जल्द लोग प्रभावित कर ले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक बार ड्रग्स का चस्का लगा तो फिर दूर होना मुश्किल है। विमेन विल इन्जॉय द, देखिए यहाँ पे 3 चीज़ बताई, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, ड्रगिंग नहीं होनी चाहिए। विमेन विल इन्जॉय द सेम राइट्स, और महिलाओं को वही अधिकार मिलेंगे जैसे पुरुषों को। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, आई शैल बी सेटिस्फाइड यानी मैं संतुष्ट होऊंगा विद नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इसका पूरे का मतलब ये है कि इससे कम मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, इससे कम में मैं काम चलाने वाला नहीं हूँ, इससे कम नहीं चलेगा जितना मैंने यहाँ पे बोला है। तब आप सोचिए, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, तो क्या गांधी जी के इन विचारों से प्रभावित नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। तो जो गांधी जी के वैल्यूज़ थे, कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, उनको उन्होंने गाइड किया होगा इन वैल्यूज़ ने। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वलिटी। एलिमिनेट का मतलब होता है कि पूरी तरह से ख़त्म कर देना। इनइक्वलिटी का मतलब हो गया असमानता, मतलब वेयर देयर द पीपल आर नॉट इक्वल, तो इनइक्वलिटी।
वाज शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी असमानता मिटाने वाली जैसी बातें की थी, तो उन्होंने अपने विचार शेयर किए थे। ये दरअसल इनके बोले हुए वर्ड्स हैं, उधर गांधी जी ने लिखा था, इधर अम्बेडकर जी ने बोला था, जो यहाँ दिया गया, हम पढ़ेंगे इसको। वो शेयर्ड बाई डॉक्टर अम्बेडकर, वो प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में उनका कितना बड़ा योगदान था। बट ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वलिटीज़ कुड बी रिमूव्ड। लेकिन उनका इनइक्वलिटीज़ रिमूव करने का एक अलग ही नज़रिया था, अलग परसेप्शन था, उनकी फ़िलॉसफी कुछ अलग थी। तो महात्मा गांधी जी ने तो जो बात की थी, अब इनके विचार हम पढ़ेंगे अभी। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड, वो अक्सर बहुत बुरी तरह महात्मा गांधी का एक प्रकार से देखा जाए तो विरोध करते थे, आलोचना करते थे। गांधी एंड इज़ विज़न, वो गांधी जी और गांधी जी का नज़रिया, यानी उनकी फ़िलॉसफी, उनकी वैल्यूज़, उनकी विचारों की आलोचना करते थे। इन इज़ कंक्लूडिंग स्पीच ऑन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब होता है कि जब भाई संविधान सभा का एक प्रकार से समापन हो रहा था, कि अब भाई संविधान बन चुका है, अब हम समाप्ति की ओर हैं, तो उस समय उन्होंने अंतिम भाषण की श्रेणी में उन्होंने भाषण दिया था। तो उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की थी, एंग्जाइटी, अब बहुत ही साफ तरीके से। देखिए क्या कहा था उन्होंने, पढ़ते हैं हम लोग आगे। ऑन द 26 जनवरी 1950, वही डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, मतलब प्रभाव में आ गया था, केम इनटू इफेक्ट। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। देखिए यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन की बात की। देख, कॉन्ट्रडिक्शन का वैसे हिंदी मीनिंग होता है विरोधाभास, यानी हम जिस चीज़ को हाँ कहें बाद में उसी चीज़ को ना कर दें। मतलब ऐसी बातें जो आपस में एक दूसरे का विरोध करती हैं, मतलब सेम चीज़, दे आर जस्ट अपोजिंग ईच अदर। वो अभी हम देखते हैं कि इस कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी। देखिए हमारे यहाँ जो इक्वलिटी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है। इन पॉलिटिक्स वी हैव इक्वलिटी, राजनीति में तो हम लोग बराबर हैं। ज़रा बताइए कि कैसे पॉलिटिकल इक्वलिटी है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी इस तरह से है कि हमारे यहाँ वोट देने का अधिकार सबको समान रूप से मिला हुआ है और सबके वोट की वैल्यू एक जैसी है। मतलब इसमें कहीं भी इनइक्वलिटी नहीं है, असमानता नहीं है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who has reached across the age of 18 years and has the name in voters list is universally given the right to vote। ये इक्वलिटी है हमारे यहाँ। तो उसी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में तो हमारे यहाँ इक्वलिटी है। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, देखिए जब हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, यानी समाज की बात करते हैं, समाज सीधा सीधा मतलब ये कि भाई जहाँ आप रह रहे हो, आपके आसपास का घर रहने वाले लोग सब समाज ही है। आप उस समाज में रह रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो आपका समाज है। अब आगे आप इसको अपनी कम्युनिटी से जोड़ सकते हो, अपनी कास्ट से जोड़ सकते हो, अपने रिलीजन से जोड़ सकते हो। एंड इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक आप जानते ही हैं भाई कि हम इनकम के लिए जहाँ पे फाइनेंस हो, मनी इन्वॉल्व हो, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाता है। तो तरह तरह से आदमी काम करके अपने पैसे बनाने की कोशिश करता है। अरबपति भी लोग हैं, तो कहीं रोज़ाना मजदूरी करने वाले लोग हैं जिन्हें रोज़ काम नहीं भी मिलता। तो जब हम सोशल इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, वी विल हैव इनइक्वलिटी, तो वहाँ असमानता है और घोर असमानता है। यानी एक वोट देने वाला कार से जाकर वोट देता है और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो शायद उसके पास साइकिल भी ना हो, वो पैदल जाके वोट दे, क्योंकि वोट देने का अधिकार उसको भी है, कार वाले को भी है, इसको भी है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो है, बोथ हैव द सेम राइट्स टू वोट, लेकिन उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन एक जैसी नहीं है, तो असमानता है। तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन इक्वलिटी है कहाँ पूरी तरह से। इक्वलिटी पॉलिटिक्स में तो है, लेकिन सोशल इकोनॉमिक लाइफ में नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना, मतलब समानता की बात करते हैं पर समानता नहीं है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन। पॉलिटिक्स में यानी पॉलिटिकल इक्विटी की बात करें तो हम ये मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि वन मैन वन वोट की हम बात करते हैं, और ये सबके साथ है। एवरीबडी हैज़ दिस राइट इन इंडिया एंड वन वोट वन वैल्यू, और एक वोट की एक वैल्यू होगी। यही है पॉलिटिकल इक्विटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन जब सोशल इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोर्स, उसके बाद एक कारण भी बताते हैं कि ये जो इनइक्विटी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे कहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि बाय रीज़न ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे समाज का और हमारी आर्थिक व्यवस्था का ढांचा ही ऐसा है। अभी आप अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, तो वहाँ का सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगा। यही नहीं है, पंजाब चले जाओ तो सिखों के बीच में एक अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहीं आप मुस्लिम फैमिलीज़ के बीच में चले जाइए तो वहाँ आपको अलग सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। द वीमेन डू नॉट हैव दैट मच फ्रीडम एज द सिख वीमेन हैव। हिंदुज़म में जो कास्ट स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी में भेदभाव का काम करता है, और फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। तो इसलिए जो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और इकोनॉमी का, उसकी वजह से ये इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है।
तो ये तो बनी रहेगी ना। कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, तो एक व्यक्ति और एक वैल्यू, मतलब एक व्यक्ति की जो वैल्यू है वो हर व्यक्ति को वो वैल्यू मिलनी चाहिए। इफ़ आई हैव द डिग्निटी, इफ़ आई एम रिस्पेक्टेड, देन द सेम रिस्पेक्ट सेम डिग्निटी शुड बी गिवन टू एनी अदर पर्सन इन आवर कंट्री। तो वो वन मैन और वन वैल्यू की बात हो रही है। जैसे आप बाज़ार में सामान खरीदने जाते हो, ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हो, तो नए कितने लोग सेम चीज़ का ऑर्डर करते हैं, वो चीज़ की सेम वैल्यू होती है, मतलब सेम प्राइस में वो चीज़ सेम चली जाती है सबके पास। अगर कोई डिफेक्ट हो तो वापस करके आप फिर से सही मंगाते हो। तो क्या हमको सोसाइटी में और इस तरह की इक्वलिटी देखने को मिलती है? पॉलिटिक्स में तो है, आदमी गरीब हो अमीर हो कुछ भी हो, लेकिन उसको वोट की वैल्यू उसको सेम मिली हुई है, एक वोट सबका है, उसका भी है। तो सामाजिक और आर्थिक ढांचे में तो हम ये हमेशा नज़रअंदाज करते रहेंगे, इनकार करते रहेंगे। डिनाई का मतलब ये चीज़ हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, वन मैन वन वैल्यू। और दूसरी तरफ हम पॉलिटिक्स इक्वलिटी की बात करते हैं। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हम इस तरह से इस कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइफ को कब तक चला सकते हैं अपने देश में, कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है लेकिन वास्तव में सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हम कब तक सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इक्वलिटी नहीं ला पाएंगे, मतलब इक्वलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर पाएंगे। कैसे इस तरह से हम काम चला सकते हैं, कब तक काम चला सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल इक्वलिटी है। इफ़ यू कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, और ज़्यादा लंबे समय तक अगर हमने ये जो इक्वलिटी है अपनी सोसाइटी में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं इस्टेब्लिश की, वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। पेरिल का मतलब होता है कि खतरे की अवस्था में और मुसीबत में। तो अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमारे यहाँ सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो भी खतरे में आ जाएगी। निश्चित है कि भाई जब लोग बहुत गरीब होंगे तो डेमोक्रेसी में भी तो बवाल ही करेंगे ना। अब देखिए, जब हमने इतना कुछ पढ़ा है तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके पीछे यही भावना है कि हम किसी तरह से सोशल इकोनॉमिक, कम से कम इकोनॉमिक इक्वलिटी तो हम इस्टेब्लिश कर ही सकें। अब सोशल इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए तो आदमी को खुद आगे आना पड़ेगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट नौकरियों के जरिए, जॉब के जरिए ये चीज़ देने की कोशिश करती है, पर सोसाइटी में तो हमें एक दूसरे का डिग्निटी खुद मेंटेन करनी पड़ेगी। सरकार ऐसे नियम, हालांकि भाई संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वास्तव में सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। ये जो जहाँ पे कास्टिज्म जाता है वहाँ पे ये कुठाराघात इन्होंने किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने इस चीज़ को अपने जीवन में देखा था, किस प्रकार से एक अपने आप को लो कास्ट में जन्म होने के कारण, मतलब मैं कास्टिज्म पे विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए कहना पड़ रहा है कि कितना उनको झेलना पड़ा था। तो वो चीज़ इन्होंने कही। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। देखिए, हम यहाँ पे ना विचार पढ़ रहे हैं, वहाँ था ना कि हमें अगर गाइडिंग वैल्यूज़ पढ़नी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें हम एक तरीका तो ये अपना सकते हैं कि हम पढ़ लें कि भाई लोगों के विचार कैसे हैं। अगला वाला टॉपिक हमारा फ़िलॉसफी का होगा। तो फाइनली लेटेस्ट लोगों का विचार, मतलब उनके विज़न कैसा, उनकी वैल्यूज़ क्या थी, उनकी फ़िलॉसफी क्या थी। फाइनली लेटेस्ट टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच है टेस्ट विद डेस्टिनी वाली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने आज़ादी के समय, मतलब रात के 12 बजे के बाद जब 15 तारीख लगेगी तो सब लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर जग कर और उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था। ये आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में शासन कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रही है। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने जनसंघ नाम की पार्टी का गठन किया था, ठीक है, और वही जनसंघ बाद में बीजेपी के नाम से जानी गई, दिस पर्सन। और मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था किस प्रकार से कांग्रेस का दबदबा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ही विचारधारा के लोग थे कांग्रेस में। कांग्रेस से की विचारधारा से मेल ना खाने वाले लोग भी थे, नेहरू की विचारधारा से, गांधी की विचारधारा से ना मेल खाने वाले लोग भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे ही एक व्यक्ति थे। देखिए, यहाँ लिखा भी गया है भारतीय जनसंघ। इसे आप खुद पढ़ेंगे और इसे मैं समझाऊंगा नहीं आपको। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। देखिए, ट्रीस्ट का मतलब होता है मुलाकात, और ये एक ऐसी मुलाकात होती है जो कहीं ना कहीं हम वी हैव दिस मीटिंग विद आवर, और सीक्रेट मीटिंग खासकर विद आवर लवर्स, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनके साथ रहना हमें अच्छा लगता है, दैट इज़ ट्रीस्ट। और डेस्टिनी का मतलब हो गया भाई हमारी किस्मत, हमारी नियति, आगे होना क्या है। तो मान लीजिए, आप इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि अभी आप पढ़ रहे हैं और आपका ड्रीम है कि मुझे आगे चल के एक डॉक्टर बनना है। तो जब आप डॉक्टर बनोगे तो आज का आपने जो ये एक ड्रीम देखा था, एक प्रॉमिस किया था अपने आप से, कमिटमेंट किया था कि मैं बन के दिखाऊंगा,
तो जब आप डॉक्टर बनोगे तो उससे भी आप ट्रीस्ट विद डेस्टिनी कह सकते हो कि मैंने ये वादा किया था कि मेरी नियति एक डॉक्टर की होगी, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो वो भी एक ट्रीस्ट है। यहाँ कैसे ट्रीस्ट है, देखिए 1947 में हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन उसके पहले ही कितना फ्रीडम स्ट्रगल हमारा चला, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल चला तो हमने फ्रीडम स्ट्रगल क्यों किया कि वन डे वी विल हैव द फ्रीडम। तो यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हो, दिस वाज द डेस्टिनी, और एक दिन हम आज़ाद कर लेंगे, ऐसा अपने आप से हमने कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था कि एक दिन हमारी आज़ादी से हमारी मुलाकात होगी। यहाँ पे आज़ादी ही हमारी महबूबा है, स्वतंत्रता ही हमारी महबूबा है, और उससे एक दिन हम मिलेंगे, दैट इज़ ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। और कौन अपनी महबूबा से मिलना चाहेगा? whom we love we want to meet them, we want to sit with them, we want to talk to them, we want to spend time with them। अगर नहीं है तो you will struggle to get them। तो वही यहाँ दिया गया, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रीस्ट विद डेस्टिनी। हमने बहुत सालों पहले एक वादा किया था कि हम अपनी नियति से अपना साक्षात्कार करेंगे, दैट इज़ वन डे वी विल मीट विद आवर डेस्टिनी, दैट इज़ द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री, एंड नाउ द टाइम हैज़ कम। और अब वो समय आ गया, मतलब नाउ वी आर गेटिंग आवर डेस्टिनी फुलफिल्ड, दैट इज़ द फ्रीडम। और अब हमारी उससे मुलाकात हो रही है। 1947 के पहले हमारी महबूबा, हमारी फ्रीडम से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हमने वादा किया था कि एक दिन हम मुलाकात करेंगे अपनी आज़ादी से। वैन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, रिडीम का मतलब होता है, देखिए रिडीम आवर प्लेज का पूरा मीनिंग बता देता हूँ, फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अपने जो हमने कमिटमेंट किए हैं, अपनी प्रतिज्ञा की है, उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। नॉट होली और इन फुल मेजर, पूरी तरह नहीं तो कोई बात नहीं, वेरी सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, वेरी सब्सटेंशियली मतलब इतना करें कि हाँ नज़र आए कि हाँ यू हैव डन समथिंग। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी रात्रि के 12 मिडनाइट का समय है। स्ट्रोक मतलब वही जो घड़ी की जो घंटों की आवाज़ होती है, या घड़ी की सुइयाँ जब 12 बजाएंगी। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, पूरी दुनिया उस वक्त सो रही होगी। इंडिया विल अवेक, लेकिन भारत जाग रहा होगा। टू लाइफ एंड फ्रीडम, यानी भारत में उस वक्त जीवंतता और स्वतंत्रता व्याप्त होगी, यानी एक प्रकार से हम कहें तो भारत को एक नया जीवन मिल रहा होगा स्वतंत्रता का। अ मोमेंट कम्स, कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं, विच कम्स बट रेयरली इन हिस्ट्री, जो आते तो हैं लेकिन रेयरली मतलब होता है मुश्किल से हिस्ट्री में आते हैं। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, जब हम पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अब पुरानी जंजीरों को छोड़कर हम नए कदम आगे बढ़ाते हैं। वैन एन एज एंड्स, जहाँ पे एक युग खत्म होता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन, जहाँ पे एक देश की आत्मा का मतलब ये होता है कि उस देश के लोग, उस देश की सिविलाइजेशन, उस देश की कल्चर, उस देश की विरासत, उस देश की फिलोसफिकल वैल्यूज़, वो सब सोल ऑफ अ नेशन हो जाएगा। लॉन्ग सप्रेस्ड, जिसे काफ़ी लंबे समय तक दबाया गया हो, जिस आत्मा को कुचला गया हो। फाइंड अटरेंस, अटरेंस का मतलब होता है आवाज़, उसे आवाज़ मिली हो। देखिए यहाँ इतना कहने का मतलब ये है कि जब दुनिया सो रही होगी तो भारत जग रहा होगा और नई आज़ादी में नई सांसें लेकर नया जीवन प्राप्त कर रहा होगा। और ऐसे क्षण दुनिया में बहुत कम आते हैं जब हम पुराने से नए की तरफ बढ़ते हैं। एक युग का खात्मा होता है, उस युग का खात्मा होता है जहाँ पर एक देश की अस्मिता, उसकी आत्मा को दबाया कुचला गया हो, और उस देश को, उसी नेशन की सोल को आवाज़ मिली हो। आवाज़ का मतलब फ्रीडम मिला हो। फ्रीडम मिला यानी कि अब हम खुलकर सांस ले सकते हैं, खुलकर अपनी बात कर सकते हैं, दैट इज़ अटरेंस। और आज तो लोग टीवी पे आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज कितने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी बात को रख सकते हैं। तो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना, दिस इज़ कॉल्ड अटरिंग योर अटरेंस। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलम मोमेंट, सोलम मतलब होता है कि पवित्र, होली, तो ये बहुत ही पवित्र मौका है। वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन, तो अब हम प्रतिज्ञा लेते हैं डेडिकेशन की, समर्पण की, मतलब किसी चीज़ में आप लग जाते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसी के लिए काम करते हो, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मन आपका लगा रहता है, तो ये डेडिकेशन है टू द सर्विस ऑफ इंडिया। तो अब ये समय है कि हम प्रतिज्ञा लें कि हम भारत की सेवा में लग जाएंगे, एंड हर पीपुल, और उसके लोगों की भी सेवा करेंगे, एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ यूनिटी, और साथ ही साथ हम मानवता की भी सेवा करेंगे, नॉट ओनली इंडिया। दीज आर द बेसिक टीनेट्स ऑफ आवर फिलॉसफी। भारतीय दर्शन की, भारतीय फिलॉसफी की ये मुख्य टीनेट्स में से एक है, दैट इज़ वी शुड सर्व द कॉज ऑफ यूनिटी। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि अगर हमें आज़ादी मिलती है, अगर हमें पावर मिलती है, सत्ता मिलती है, निर्णय लेने की ताकत आपको पावर देती है, मतलब निर्णय लेना, उसे इम्प्लीमेंट करना, दोनों की पावर अगर आपको मिलती है तो यू आर पावरफुल।
ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हमें फ्रीडम मिलती है, पावर मिलती है, तो साथ में जिम्मेदारियाँ आती हैं। मैं घर के लड़कियों के लिए कहता हूँ, मान लीजिए आपके माँ बाप आपको इतनी फ्रीडम देते हैं कि बेटी अगर कहीं रात को पार्टी में भी जा रही है या कहीं किसी, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं जाने देंगे या किसी को साथ भेजेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप बड़ी हैं थोड़ी सी और आपको इजाज़त मिली जाना बेटा समय से चले आना, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको फ्रीडम दी गई है उतनी, तो आप उस फ्रीडम को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। जहाँ आपको फ्रीडम चुरानी पड़ती है वहाँ आप गैर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, लेकिन जहाँ फ्रीडम आपको खुद ही मतलब दी गई है वहाँ आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होने लगती है कि यार इतना विश्वास करते हैं मेरे पेरेंट्स मुझ पर, इतनी आज़ादी मुझे दे रखी है, नहीं मैं पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकता। तो स्वतंत्रता और शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है, हम उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट का मतलब होता है टिकना अपॉन दिस असेंबली, और ये इस सभा के ऊपर, ये जो हमने यहाँ बुलाई है, यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब चुनाव होने के बाद जब हमारी पार्लियामेंट गठित हुई, उसके पहले पार्लियामेंट का काम कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। तो हमारी इस सभा पर है जहाँ हम लोग इकट्ठा हैं सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन देखिए, सॉवरेन का मतलब होता है सार्वभौम, प्रभुसत्ता संपन्न। बॉडी का मतलब भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सॉवरेन वही होता है जो फ्री भी हो और साथ ही साथ अपने डिसीजन लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी फ्री हो, कोई बाहर का दबाव ना हो, दैट इज़ कॉल्ड सॉवरेन। जैसे इंडिया इज़ ए सॉवरेन कंट्री ना हो, लेकिन 1947 15 अगस्त के पहले वो सॉवरेन कंट्री नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर दबाव रहता था, वो किसी एक कंट्रोल में था, डिसीजन मेकिंग इंग्लैंड में बैठी सरकार की होती थी। रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, तो भारत के सॉवरेन पीपल दैट इज़ द फ्री पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली असेंबली है, क्योंकि इस असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो इन्हीं लोगों के बीच से आए हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव इंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर। इस आज़ादी के जन्म लेने से पहले, दैट इज़ आज़ादी मिलने के पहले हम लोगों ने सहा है, इंड्योर्ड मतलब सहा है, ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड, तो हमने श्रम, मेहनत, यानी हमारा एक प्रकार से जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, हमने दर्द को सहा है। आवर हार्ट्स आर एवी विद द मेमोरी ऑफ दिस, और हमें फ्रीडम तो मिल गई है, उसके बावजूद भी वो याद से हमें वो दुख महसूस होता है, हमारा दिल उन यादों से भारी हो जाता है। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, लेकिन वो कुछ दर्द, वो मुसीबतें, वो समस्याएं आज भी हमारे पास हैं। नेवर द लेस, तो भी, फिर भी, द पास्ट इज़ ओवर, लेकिन फिर भी पास्ट खत्म हो चुका है। एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकॉन्स, बेकॉन्स का मतलब होता है इंडिकेट, आगे का भविष्य हमें बुला रहा है, हमें इशारा कर रहा है कि देखो भविष्य उज्ज्वल है, उठो और जुट जाओ एक नए भारत के निर्माण में। दिस फ्यूचर इज़ नॉट ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इंसेसेंट स्ट्राइविंग। तो हमारा जो फ्यूचर है जिसकी तरफ यहाँ इशारा किया जा रहा है कि भाई अब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा है, तो फ्यूचर तो उसे खुद अपने हाथों से बनाना पड़ेगा ना। ये बहुत आसान नहीं है कि हम बस आराम करें और हो जाएगा। इनसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके हुए, लगातार। स्ट्राइविंग का मतलब कोशिशें, परिश्रम, श्रम, प्रयास। सो दैट वी में फुलफिल का मतलब पूरा करना, द प्लेज मतलब प्रतिज्ञा। तो हम सिर्फ आराम से नहीं बल्कि हमें बराबर लगातार प्रयास करते करते रहकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। वी हैव सो ऑफन टेकन, जो हमने अक्सर ये प्रतिज्ञाएं की हैं। कब? वही ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। द वन वी शैल टेक टुडे, और आज भी हम एक प्रतिज्ञा करेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफ़र, कि अगर हम भारत की सेवा करना चाहते हैं तो भारत में लाखों लोग जो बेचारे किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनकी सेवा होगी। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी। अब देखिए, गरीबी ख़त्म करना है, इग्नोरेंस ख़त्म करना है, यानी निरक्षरता, अज्ञानता ख़त्म करनी है, बीमारियां ख़त्म करनी है, लोग स्वस्थ रहें, असमानता ख़त्म करनी है। किसकी असमानता? अपॉर्चुनिटी की, मतलब आगे बढ़ने के जो मौके हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए। अब जैसे कास्टिज़म की वजह से क्या था कि पहले जो लो कास्ट पीपल थे, जिन्हें कहा जाता था भाई, जो समाज में जो भी व्यवस्था बनी थी, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, विद्यालय जाने का अधिकार नहीं था, लोग उनसे दूरी बना के रखते थे। जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए गए। तो अब अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी। अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहता है तो स्कूल उसको रोकेगा नहीं। अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर में जाने से कोई आपको रोकेगा नहीं। ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो कोई आपको रोकेगा नहीं, बशर्ते आपके पास भाई टिकट हो। बेटिकट यात्रा करना ठीक नहीं। मतलब कहीं पे भी आप आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई आपका पैर पकड़ के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं खींचेगा कि आपको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का अधिकार देता है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, एम्बिशन का मतलब आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के, आपकी आकांक्षा क्या है, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। और हमारे इस युग का, हमारी पीढ़ी का जो सबसे महान व्यक्ति था, मेरे ख्याल से यहाँ पे गांधी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका विचार था कि वाइप का मतलब मिटा देना, टीयर यानी आंसू, आई मतलब आँख,
हर एक व्यक्ति के आंखों से आंसू मिटाने का सपना देखा था हमारी पीढ़ी के सबसे महान पुरुष ने, दैट इज़ गांधी जी ने। यही है द व्यूज़ दैट वर यर रीडिंग, कि जब नेहरू जैसे लोग और पटेल जैसे लोग और ये सब लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे होंगे तो कितना ज़्यादा इनको गाइड किया होगा इन वैल्यूज़ ने, इन फिलोसफिकल एलिमेंट्स ने, गांधीयन फिलॉसफी के, कि हमें हर व्यक्ति के आंखों से आंसू को मिटाना है, दैट इज़ उनको मुसीबतों से निकालना है, उनको एक अच्छा स्टेटस हमें देना है। दैट मे बी बियॉन्ड अस, हो सकता है हमें ऐसा लगे कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे पार की बात है, हमारे हाथों में शायद ये ना हो, बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स, लेकिन जब तक आंसू हैं, जब तक सफरिंग है, मतलब लोग सफ़र कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, मुसीबत में हैं, दुख तकलीफ़ में, सो लॉन्ग और वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा काम भी पूरा नहीं होगा, विल नॉट बी ओवर। मतलब अभी 1947 में हम हालात जो देख रहे हैं वो सोरोफुल, पेनफुल हैं। भारत बहुत ही ज़्यादा, मतलब पॉवर्टी है भारत में, गरीबी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने खूब लूटा इसको। तो हमें लगता है हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन फिर भी तब तक हमको प्रयास करने हैं जब तक कि आंसू आँखों में लोगों के हैं, सो लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं इन सब के आंसर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारे, यहाँ मैं नहीं बताने वाला। जैसे कैन यू आइडेंटिफाई वन आइडिया दैट इज़ कॉमन टू ऑल दीज थ्री, हमने 3 लोग विचार पढ़े, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है, इन सब के उत्तर आपको वहाँ मिल जाएंगे। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 2 चीज़ें कही गई थी ना, या तो आप मेजर जो लीडर्स थे उनके विचार पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गाइडिंग विचार थे। फिलॉसफी पढ़ लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने बारे में कहता है, तो वो यहाँ पे टॉपिक पे है, जो कि हमारा अगला ट्यूटोरियल का टॉपिक होगा। और ये जो यहाँ पे प्रस्तावना दी गई है इसको आपको ठीक से याद भी होना चाहिए। ओके, तो चलिए अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होगी, तब तक अजीसा सेज यू ऑल गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन स्टडी वेल, लर्न वेल।